अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम MTH 601 की फाइनल टर्म की ऑब्जेक्टिव के हवाले से इस फाइल को डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस पेपर के इसमें क्वेश्चन आई हुई हैं। तो इसमें 3-4 फार्मूले हैं जो कि आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, और उनकी मदद से जो क्वेश्चन यहाँ पे क्विज में आई हुई हैं एज MCQs, उनको मैं आपको इजीली इजी वर्डिंग में एक्सप्लेन करूंगा। तो आई होप सो आपको आपके ये क्वेश्चन फाइनल टर्म के पेपर में भी आ जाए। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, ड्यूरिंग द रिप्लेसमेंट इफ़ द मनी डिक्रीज द रेट 3%, देन द प्रेजेंट वर्थ फैक्टर ऑफ यूनिट अमाउंट टू बी स्पेंड आफ्टर 1 ईयर इज गिवन बाय। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि अगर आपके पास रुपए की कीमत 3% के हिसाब से कम हो रही है, तो साल के बाद आपके रुपए की कीमत कितनी होगी। तो इसके बाद आपके लिए फार्मूला होता है पी ऑफ आर इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ रेट। पी ऑफ आर से यूनिट करते हैं, आपके पास इक्वल होता है 1/1 प्लस आर। तो अब इस फार्मूले में बाकी तो सारे कांस्टेंट ही हैं, जस्ट हमें आर की वैल्यू चाहिए। तो आर यहाँ पे आपको क्या बना है 3%। तो 3% को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 3% है ना, तो परसेंटेज आपके पास इक्वल होती है 3 डिवाइडेड बाई परसेंटेज को आप 100 से डिवाइड करें तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाती है। तो जब इसको 3 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.03। तो आर की वैल्यू आपके पास आ गई 0.03। तो आर की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/1 प्लस 0.03। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/1.03। तो इसको आप जब सिंपल कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास इसकी वैल्यू ये आ जाएगी 0.970। 0.907 तक आ जाएगी। तो बाकी आगे इसको मज़ीद अगर 4 डिजिट तक लेके जाए तो 8 भी आ जाता है, लेकिन ये वाला इसका राइट आंसर बन रहा है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन सीक्वेंस प्रॉब्लम द जॉनसन्स एल्गोरिथम इन द फाइंडिंग ऑप्टिमल ऑर्डरिंग एन जॉब्स में आपके पास 3 मशीन्स हैं, 3 मशीन्स हैं आपके पास, अब जिन पे आपने काम करना है। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन आपका क्या बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाई एन। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इंटरेस्ट रेट आपके पास 12% है। तो आपने इसकी प्रेजेंट वर्थ रेट बतानी है। तो इसकी आपके पास सेम वही फार्मूला अप्लाई होना है 1/1 प्लस आर। तो आर की वैल्यू यहाँ पे 12% है, 12 को 100 से डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 0.12। ठीक है, तो 1/1.12 ऐड करने के बाद ये आ गया। तो इसको आप जब कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपके पास आंसर आ जाना है ये वाला। ठीक है, तो इसको कैलकुलेटर की मदद से करके चेक कर लीजिएगा। बाकी ये फार्मूला अप्लाई होना है इस किस्म के सारे क्वेश्चन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डी जनरेसी इन 5/6 ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अकर व्हेन द नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल इज लेस देन। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि डी जनरेसी की प्रॉब्लम को समझने के लिए पहले आपके पास नॉन डी जनरेसी को समझना ज़रूरी है। तो नॉन डी जनरेसी आपके पास वो वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपके पास नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल आपके पास इक्वल आ जाए m+n-1। तो नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल अगर अगर आपके पास इक्वल आ जाए m+n-1, यहाँ पे m नंबर ऑफ रो है, n नंबर ऑफ कॉलम है, और -1 उनसे कर देना है। तो अगर ये इक्वल आ जाए ना आपके पास नंबर ऑफ एलोकेशन सेल्स के, तो आपका जो सोल्यूशन होता है इक्वल की सूरत में, वो आपके पास नॉन डीजेनरेट होता है, नॉन डीजेनरेट। ठीक है, अब पूछा गया कि आपके पास डी जनरेट, तो इक्वल आ जाए तो नॉन डी जनरेट। तो इक्वल के अपोजिट जब ये लेस आ जाए ना, ये नंबर आपका ज़्यादा हो जाए और नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल आपके कम हो जाए, तो फिर आपका जो सोल्यूशन होगा वो आपके पास जनरेट सोल्यूशन होगा। अब इस क्वेश्चन में जनरेट सोल्यूशन की बात हो रही है, तो जनरेट के लिए यहाँ पे देखें नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल्स कितने हैं, इसमें रो कितनी है 5 है, एम आपके पास 5 आ गया। कॉलम्स कितने हैं 6 हैं, 5 + 6 -1, इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास 10 आ जाता है। तो नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल अगर आपके पास 10 होंगे, तो आपके पास ये जो सोल्यूशन होगा ये नॉन डी जनरेट होगा। ठीक है, तो हमने बताना है डी जनरेट, तो जब नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल लेस देन होंगे ना 10 से, तो आपके पास डी जनरेट सोल्यूशन होगा। तो डी जनरेट सोल्यूशन ये लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल इज लेस देन, तो आपने बताना है कि आपके पास 10 होगा, तब आपके पास ये सोल्यूशन डी जनरेट होगा।
अगर ये जनरेट के लिए पूछे तो ये नंबर ऑफ एलोकेशन सेल अगर आपके पास इक्वल आ जाए 10 के लिए तो ये सोल्यूशन आपके लिए नॉन डीजेनरेट बन जाएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी गो इन प्रोबेबिलिस्टिक रिप्लेसमेंट मॉडल व्हेन पीरियड बिटवीन इंस्टॉलेशन एंड फेलियर इज, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी है, वेरिंग लीनियरली। उसके बाद ये क्वेश्चन है आपके पास, एनी सेट ऑफ नॉन नेगेटिव एलोकेशन एक्स आई जे ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन विच सेटिस्फाइड द रो एंड कॉलम सम इज कॉल्ड, ये आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद जी सेम वही क्वेश्चन आपके पास रिपीट हुआ है, उसी किस्म का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इफ़ अ फिजिबल सॉल्यूशन कंटेन लेस देन, ठीक है, लेस देन का साइन है, अगर आपके पास लेस देन नंबर आ जाए ना, इस फार्मूले की मदद से आपके पास जो आंसर आएगा, आपके पास जो नंबर ऑफ एलोकेशन सेल है, अगर आपके पास लेस देन होंगे तो आप उसको क्या कहेंगे, वो आपके पास डी जनरेट सोल्यूशन होगा। अगर इक्वल आ जाए फिर आपके पास नॉन डी जनरेट होगा, ठीक है। तो फिलहाल लेस का वर्ड यूज हुआ है, तो लेस के लिए आपके पास डी जनरेट सोल्यूशन होगा। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग कास्ट टेबल। तो टेबल हमें गिवन है, बस टेबल ही गिवन है, बाकी क्वेश्चन नहीं गिवन, तो इसलिए फिलहाल इसको छोड़ देते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमें गिवन ही नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है, सोर्स गिवन है, डेस्टिनेशंस गिवन है, ये टेबल सारा गिवन है। यूजिंग वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड द below आर द थ्री सेल विच कैन बी नेक्स्ट सेल। तो नेक्स्ट सेल कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपके पास इसको थोड़ा सा डिटेल में करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये टेबल जब तक कंप्लीट हम एक पेज से नहीं बना सकते, तो इसको समझाना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे इसका जो आंसर राइट लगा हुआ है 1 और 2 लिखा हुआ है, तो वही आप फिलहाल याद कर लें, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको मज़ीद डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है, वी गो इन प्रोबेबिलिस्टिक रिप्लेसमेंट मॉडल व्हेन पीरियड बिटवीन इंस्टॉलेशन एंड फेलियर इज, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी, वेरिंग लीनियरली, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये आपके पास रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम वाले चैप्टर से आया है। तो इसमें कहता है कि अगर आपके पास अराइवल रेट हो, अराइवल रेट आपको गिवन है 4, अराइवल रेट आपको 4 गिवन है और सर्विस रेट आपको गिवन है 7 रिस्पेक्टिवली, का मतलब है कि पहली रेट आपके पास पहली वैल्यू और सेकंड वाली वैल्यू सेकंड वाली के लिए, तो अराइवल रेट आपके पास 4 है और सर्विस रेट आपके पास 7 है। तो आपने बताना है कि एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम। तो इसके लिए हमारे पास क्या चीज़ होती है कि अराइवल रेट को हम शो करते हैं लैम्डा से, तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ गई 4 और सेकंड आपके पास म्यू की वैल्यू क्या आ गई है, म्यू की वैल्यू आपके पास आ गई है 7, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू आपके पास आ गई हैं, तो अब हमने बताना है कि आपके पास एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम क्या होगा। ये आपके पास फार्मूला होता है 1/म्यू माइनस लैम्डा, तो 1/7 माइनस 4 आपके पास 1/3 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनता है। 1/7 माइनस 3, 7 माइनस 4 आपके पास 1/3 आ जाता है। उसके बाद जी कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन अ बैंक एवरी 15 मिनट ऑन अ कस्टमर अराइव फॉर कैशिंग चेक, हर 15 मिनट बाद एक बंदा आ रहा है चेक को कैश कराने के लिए, और स्टाफ क्या करता है 10 मिनट लेता है उस चेक को कैश करने में। तो आपने बताना है कि सर्विंग कस्टमर एंड एवरेज सर्विस रेट म्यू बताना है, ठीक है। आपने याद रखना है कि अराइवल रेट आपके पास लैम्डा होता है, अराइवल रेट, सर्विस रेट आपके पास होता है म्यू, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है, सर्विस रेट, ठीक है। तो आपके पास हर 10 मिनट के बाद आप एक कस्टमर को सर्विस कर सकते हैं कि 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट के बाद आप नेक्स्ट कस्टमर को सर्विस कर सकते हैं। तो एक घंटे में सर्विस रेट का क्या मतलब है कि एक घंटे में आप कितने कस्टमर को सर्व करेंगे, ठीक है। तो एक घंटे में देखें 10 मिनट आप ले रहे हैं एक कस्टमर को सर्विस देने में, तो एक घंटे में कितने कस्टमर को सर्विस देंगे, 6 कस्टमर को आप सर्विस दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखें आपके पास 6 कस्टमर पर हार आप इनको सर्विस दे सकते हैं। तो अगर आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहें ना, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 डिवाइडेड बाय फी कस्टमर के ऊपर कितने मिनट लग रहे हैं 10,
तो ये आपके पास इसका 6 आंसर आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है, डुप्लीकेटिंग मशीन आपके पास है, डुप्लीकेटिंग मशीन maintenance for office is used to operate people in the office who need to make copies। अच्छा ये क्वेश्चन आपके हैंड आउट्स में भी सेम एज टे मौजूद है। सिंस द वर्कलोड कॉपीड, वर्कलोड आपके पास क्या है, आपके पास सर्विस रेट, अच्छा सर्विस रेट आपके पास गिवन है, सर्विस रेट आपके पास है 5, सर्विस रेट नहीं बल्कि सर्विस रेट इज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, अच्छा अराइवल रेट आपके पास 5 है और सर्विस रेट आपके पास है 10, ठीक है, और रो की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ठीक है। आउट्स में सारे फार्मूले मौजूद हैं। रो की वैल्यू के लिए यहाँ पे आपके पास सेकंड नंबर वाला ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, रो इज इक्वल टू लेमडा ओवर म्यू। ये आपके पास पेज नंबर 184 पे ये सारे फार्मूले मौजूद हैं, तो इन सारे फार्मूले को एक नज़र देख लीजिएगा। तो रो की वैल्यू हमने निकालनी है, तो रो की वैल्यू के लिए हमारे पास फार्मूला आ गया, रो इज इक्वल टू लेमडा ओवर म्यू। लेमडा आपके पास होता है अराइवल रेट जो कि आपके पास है 5, और आपके पास म्यू सर्विस रेट 10 है, तो 5 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो आपके पास 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसा ही क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ है, सर्विस रेट आपके पास है, सर्विस रेट आपके पास है 8 घंटे, और रिपेयर विद द डिस्ट्रीब्यूशन मीन दैट 2 आवर्स, तो एवरेज सर्विस रेट, अच्छा सर्विस रेट को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से, ठीक है, नहीं सर्विस रेट को हम डिनोट करते हैं म्यू से, और अराइवल रेट को हम लैम्डा से करते हैं। तो आपने लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, तो लैम्डा आपके पास इक्वल आ जाएगा 1/8। ये जो आपको गिवन है ना कि हर 8 घंटे बाद आपके पास एक मशीन आ रही है, तो 1/8 आपके पास ये 0.0125 आंसर आ जाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने म्यू की वैल्यू बतानी है, तो आपने हर 2 घंटे बाद एक मशीन ठीक कर सकते हैं, तो 1/2 आ जाएगा, क्योंकि आपके पास म्यू की वैल्यू 2 है, तो एवरेज म्यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2, जो कि आपके पास 0.5 आ जानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका आ जाएगा। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ एन आई द नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट मेड एट द ith ईयर एंड पी जे बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ड्यूरिंग ith वीक, तो एन आई आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी एन वन है, तो एन वन के लिए आपके पास ये फार्मूला बनेगा एन नॉट इंटू पी आई, ठीक है। इस तरह अगर एन टू के लिए फार्मूला पूछें तो एन टू के लिए आपके पास फार्मूला बन जाएगा एन वन प्लस पी आई, ठीक है। तो इस तरह ये फार्मूले सारे आपस में रिलेटेड होते हैं। उसके बाद जी द प्रेजेंट वर्थ रुपी टू स्पेंड आफ्टर ईयर इज डोनेटेड बाय, तो ये वही फार्मूला है जो हम स्टार्ट वाले क्वेश्चन में जो कि हमने यूज़ किया है, ये आपके पास इक्वल होता है 1/1 प्लस आर के। उसके बाद जी नेक्स्ट आपके पास पी एन की वैल्यू पता की गई है, तो ये आपके पास लास्ट वाले जो आपके पास चैप्टर है उनमें ये फार्मूला गिवन है, तो ये आपके पास इक्वल होता है एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी एन ओवर 1 माइनस वी इंटू पी एन, ये फार्मूला होता है एक्चुअली, ठीक है। तो इस फार्मूले से अब हमने क्या करना है, अब हमने सॉरी ये वाला फार्मूला नहीं होता, फार्मूला हमारे पास होता है एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी ओवर 1 माइनस वी की पावर एन इंटू पी एन, एक्स के लिए ये फार्मूला होता है। अब हमने पी एन के लिए फार्मूला निकालना है, तो पी एन के लिए हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा, पी एन हमारे पास बन जाएगा एक्स इंटू 1 माइनस वी की पावर एन ऊपर चल जाएगा, 1 माइनस वी नीचे आ जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। उसके बाद जी प्रोडक्ट ऑफ आइटम कास्ट एंड ऑर्डर कास्ट, ये आपके पास कास्ट पीरियड आ जाता है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास इक्वल होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास इक्वल होती है π/2 अंडर रूट इंटू एम ए डी, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वल होती है स्टैंडर्ड डेविएशन के। अगर इसके ऊपर अपोजिट अगर आपके पास पूछ लें एम ए डी आपके पास किसकी इक्वल होती है, तो उसके लिए आपके पास फार्मूला बनेगा एम ए डी आपके पास इक्वल बन जाएगा 2/π इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले आपने याद रखने हैं।
नीचे वही फार्मूला, उसी के लिए नीचे क्वेश्चन आ गया है। तो एम एन डी आपके पास इक्वल आ जाएगा 2/√2/पाई स्टैंडर्ड डिविएशन। अच्छा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज कर रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है, इसमें ये वाला सेल है, इससे भी यहाँ पे एक एरो निकल रही है, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन ऐसे है। तो ये आपके पास डेंगलिंग रेफरेंस बन जाता है, ठीक है। डेंगलिंग होने का क्या मतलब है? डेंगलिंग के लिए आपने याद रखना है कि आपके पास ये सेल है ना एक, और इससे आगे 2 सेल या 3 सेल निकल रहे हैं, तो ये आपके पास डेंगलिंग हो जाता है, ठीक है। मर्ज नोट आपके पास कहाँ पे बनेगा कि आपके पास एक पॉइंटर यहाँ से आ रहा है, एक पॉइंटर यहाँ से आ रहा है, और एक ही सेल के ऊपर आ रहे हैं, तो ये आपके पास मर्ज नोट बनेंगे। इस तरह साइकिलिंग आपके पास कहाँ पे बनता है? साइकिलिंग आपके पास बनता है अगर आपके पास ये 3 सेल हो ना, और ये सेल यहाँ से इधर जा रहा हो, ये सेल इधर आ रहा हो, ये सेल इधर आ रहा हो, यानी कि वापस उसी पॉइंट के ऊपर आ जाए, तो इसको हम कहते हैं साइकिलिंग। तो ये यहाँ से नेक्स्ट देखें, यहाँ पे भी एक पॉइंटर मौजूद है, तो इस पॉइंटर को कंसिडर करते हुए आपके पास डेंगलिंग इसका राइट आंसर बनता है। और जो क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास, फॉर एनी एक्टिविटी बैकवर्ड पास कंपटीशन प्रोवाइड्स। तो ये आपके पास मिड टर्म से क्वेश्चन है, तो मिड टर्म वाले क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, वो पेपर में आ जाते हैं, तो इसलिए उनको भी साथ साथ थोड़ा सा प्रिपेयर एक नज़र कर लेना चाहिए। तो किसी भी एक्टिविटी में हम बैकवर्ड जो जाते हैं, बैकवर्ड से हम क्या चीज़ निकालते हैं? लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ होती थी ना इस किस्म की, ये आपके पास एक टेबल बन गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से जो बैकवर्ड जाते थे ना, तो थे लेट स्टार्ट टाइम और लेट फिनिश टाइम निकालते थे, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकालते थे। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकालेंगे बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन करके। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, बेस्ट पॉसिबल टाइम एस्टिमेटेड दैट गिवन एक्टिविटी वुड टेकन अंडर नॉर्मल कंडीशन विच ऑफ्टन एग्जिस्ट इज कॉल्ड। ये आपके पास बेस्ट टाइम जो आपके पास बनता है ना, ये आपके पास मिड, ये भी क्वेश्चन भी मिड से है। ये आपके पास प्रीमिस्टिक टाइम बनता है। तो ये प्रीमिस्टिक टाइम आपके पास इक्वल होता है P0 प्लस 4P+PM/6। ये वाला फार्मूला इसके लिए हमने मिड में यूज़ किया था, तो ये आपके पास प्रीमिस्टिक टाइम बनता है। और उसके बाद ये PRT में हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ये भी मिड से क्वेश्चन है। और उसके बाद सोल्यूशन ऑफ रीजन कंस्टेंट वाई लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये आपके पास क्या बनेगा? तो ये आपके पास अगर ये एक ऐसा एक्स वाई एक्सिस बना लेना, तो इसको आप एक्स एक्सिस कह दें, इसको वाई एक्सिस कह दें, तो वाई एक्सिस के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर तो सारे आपके पास 0 हो जाएंगे। तो वाई लेस देन और इक्वल टू 0 होने का क्या मतलब है कि आपके पास ये सारे इस तरफ ये सारे सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, कि वाई की लेफ्ट साइड के ऊपर ये सारे सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो इसमें आप ऑप्शन देखें, हाफ प्लेन बिलो वाई एक्सिस, तो देखें हाफ प्लेन बिलो नहीं है, पूरी प्लेन बन रही है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हाफ प्लेन बिलो लाइन वाई इज इक्वल टू 0, तो ये भी ऑप्शन गलत है। सेट ऑल द दूज प्लेन वेयर ऑर्डिनेट्स आर नॉन नेगेटिव, तो नहीं, यहाँ पे भी नॉन नेगेटिव होते हैं, तो ये वाले प्लेन भी नहीं है। तो आर इक्वलेंट, तो ये वाला ऑप्शन इसका थोड़ा सा राइट माना है, ठीक है। अच्छा, उसमें क्वेश्चन नंबर 29 है आपके पास, ए लीनियर प्रॉब्लम विच ऑफ फॉलोइंग इज मस्ट बी होल्ड। तो इसमें बोथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट दोनों आपके पास लीनियर होने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सी बी मिड से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें देखें आपके पास, अगर आप एक कंपनी है वो एक्स यूनिट प्रोड्यूस करती है ए, और वाई आपके पास प्रोड्यूस करती है वाई, तो आपके पास प्रॉफिट उसका 5 और 3 रुपीज़ गिवन है। तो आपके पास ये फंक्शन कैसे बनेगा कि फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए आप ए वाली वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी वाली वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों को ऐड करेंगे, तो आपके पास ये वाला आंसर इसका बनेगा। उसके बाद द डैश वेरिएबल चूजन द एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट कोफिशिएंट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ये आपके पास इंटरिंग वेरिएबल के लिए होता है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हाइल सॉल्विंग अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एम मेथड ट्रेडिशनली, द एम मेथड में क्या कहते हैं कि आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में चूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, इन बिग एम मेथड इफ द इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल वेरिएबल। बिग एम मेथड में हम क्या कहते हैं कि आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आर्टिफिशियल वेरिएबल में अपीयर एज बेसिक वेरिएबल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, इस क्वेश्चन का मुझे सही से आंसर नहीं मिला, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन जो आंसर लग रहा है ना, यूजिंग गूगल एंड चैट जीपीटी, इसका ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर बन रहा है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 36 में आपके पास ये टू फेज मेथड से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो टू फेज मेथड में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है ना, मैक्सिमाइज को, तो हमने उसके उलट जाना होता है। यहाँ पे मैक्सिमाइज है, तो मैक्सिमाइज के उलट हम जाएंगे तो मिनिमाइज बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। उसके बाद जी ये क्वेश्चन है आपके पास, सेम वही क्वेश्चन है। उसके बाद आपके पास ये इनइक्वालिटी है, तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगी। इस सारे को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बन जाता है -2x -3y। सारी इक्वेशन को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू -18। तो ऑप्शन नंबर डी इसका इस तरह से राइट आंसर बनता है। उसके बाद इन विच ऑफ फॉलोइंग मॉडल सिंपलेक्स एल्गोरिथम इज नॉट परफॉर्म टू यूज लेबोरियस कंप्यूटेशन। तो ये आपके पास डी जनरेट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में आपके पास क्या चीज़ होती है, डैश लाइक प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन को हम क्या कह सकते हैं, प्रोडक्शन आपके पास सोर्स होते हैं किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस एमडी में आ जाएगा आपके पास सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स आ जाएगा, एंड सोर्स आपके पास प्रोडक्शन सेंटर को हम सोर्स कहते हैं, एंड डैश विच मे बी सेल सेंटर। तो सेल सेंटर को हम क्या कहते हैं, सिंक्स कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, टू कन्वर्ट द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इनटू मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो हम क्या करते हैं, हम सारे प्रॉब्लम को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट मैट्रिक्स बाय -1। पूरे मैट्रिक्स को हम -1 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट पेपर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पेपर में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अंडर द इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी एन एटम इज रिप्लेस्ड बाय। तो ये आप एटम आप रिप्लेस कब करेंगे, जो जब ये फेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा। उसके बाद ड्यूरिंग द रिप्लेसमेंट मॉडल इफ़ द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज बाई 3%। तो ये आपने सेम उसी फार्मूले से सॉल्व करना है 1/1 प्लस आर की मदद से। तो ये आपका राइट आंसर ये वाला बनेगा। उसके बाद ये सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो पिछले पेपर में आया हुआ था। उसके बाद नेम ऑफ मेथड इन गेटिंग ऑप्टिमल असाइनमेंट। तो ऑप्टिमल असाइनमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम हैंगारियन मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। नॉर्थ वीट भी आपको ये भी ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं देता, गूगल अप्रोक्सीमेशन भी ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं देता, सिंप्लेक्स मेथड खैर ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है, लेकिन हैंगारियन मेथड भी आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है। तो उसके बाद सेम ये वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद जी आपके पास ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक आर सिंप्लेक्स मेथड कैन नॉट यूज टू सॉल्व असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो इस ये दोनों मेथड हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते असाइनमेंट प्रॉब्लम में, क्योंकि इनमें हमारे पास डी जनरेट सोल्यूशन आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी इन सम फिजिकल फॉर्म आर इन सम फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन में डिस्कस अंडर। तो ये आपके पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इसका राइट आंसर बनता है। उसके बाद सर्च एंड कटिंग मेथड आर यूज टू सॉल्व फॉलोइंग ऑफ टाइप। तो ये इसका सी राइट आंसर बना हुआ है, लेकिन मुझे इसका आंसर कन्फर्म नहीं है, तो खुद से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद सी पी एम कैन आल्सो बी मे फिगर एक्सेप्ट। तो यू कैन ट्राई टू स्पीड अप द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट को आप स्पीड नहीं दे सकते, बाकी सारे इसके लिए राइट आंसर बन रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड इज अल्टरनेटिव प्रोड्यूस द कंप्यूटेशन। तो इसमें एम्प्टी स्पेस में आता है बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। उसके बाद सेम वही क्वेश्चन है जो पिछले पेपर में रिपीट हो चुका है। ये टेबल पूरा गिवन है, लेकिन इसमें क्वेश्चन साथ गिवन नहीं है कि क्वेश्चन इसमें क्या है, ठीक है। उसके बाद द नेम ऑफ मेथड इन गेटिंग ऑप्टिमल असाइनमेंट। तो ये आपके पास देखिए हंगेरियन मेथड इसका राइट आंसर बनता है। ऑप्टिमल आपके पास जो नॉर्थ वेस्ट मेथड, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, इसके अलावा लीस्ट कास्ट मेथड, ये तीनों आपके पास
फिजिबल सोल्यूशन देते हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं देते। उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन, ये वही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। उसके बाद असाइनमेंट प्रॉब्लम, ईच जॉब रिक्वायर एग्जैक्टली वन रिसोर्स। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम हम क्या करते हैं कि हम हर बंदे को एक एक जॉब देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ट्रू है। उसके बाद ये वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, लेकिन इसकी थोड़ी सी चेंजिंग फॉर्म है। अब N2 पूछा गया है, तो N2 आपके पास बनेगा N1 P1 प्लस N0 P1। बल्कि नहीं, मैं आपको अगेन ये राइट करके बताता हूँ। ये आपके पास बनेगा N2 के लिए, आई थिंक इसका ये वाला आंसर राइट बनेगा, N0 P1 प्लस N0 P2। इसको एक नज़र देख लीजिएगा। उसके बाद जी इन रिप्लेसमेंट मॉडल कैपिटल कास्ट आपके पास इक्वल है आइटम कास्ट और मशीन कास्ट, इसमें से कौन सी कास्ट हम माइनस करते हैं, माइनस रीसेल कास्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद जी आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, लेट एफ एस आपके पास फ्री स्टॉक है, टी एस टोटल स्टॉक है, आई एंड डी आपके पास इंडिपेंडेंट स्टॉक है। तो आपके पास कौन कौन से सोल्यूशन आपके पास राइट बनेंगे। तो टोटल स्टॉक आपके पास लेस होता है फ्री स्टैक से, ऑप्शन नंबर ए में ये बताया गया है। उसके बाद इंडिपेंडेंट आपके पास स्लैक लेस होता है फ्री स्लैक से, और फ्री स्लैक आपके पास लेस होता है टोटल स्लैक से। तो ये मिड वाले ऑप्शन जो आप मिड वाला पोर्शन था, इंडिपेंडेंट फ्लोट, फ्री फ्लोट और टोटल फ्लोट से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो टोटल स्लैक हमेशा आपके पास दोनों का सम होता है, फ्री फ्लोट, ये क्वेश्चन ऐसा था, टोटल फ्लोट आपके पास इक्वल होता था फ्री फ्लोट प्लस इंडिपेंडेंट फ्लोट, ठीक है। तो टोटल फ्लोट लेस नहीं हो सकता, तो ए वाला जो है ये गलत हो गया है। और उसके बाद फ्री फ्लोट आपके पास लेस होता है इंडिपेंडेंट फ्लोट से, ये भी ठीक है। और टोटल फ्लोट आपके पास ग्रेटर देन होता है फ्री स्लैक से, तो ये भी ठीक है। तो 2 और 3 इसमें राइट आंसर हैं। तो ये देखें, ये बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है 2 एंड 3 आपके पास राइट हैं। उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग गिव एक्सेस ऑफ वेरिएबल टाइम ओवर द अवेलेबिलिटी टाइम व्हेन जॉब स्टार्ट एट अर्ली एज पॉसिबल। तो इस क्वेश्चन में ये भी मिड का क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ फॉलोइंग गिव द एक्सेस ऑफ अवेलेबल टाइम। तो कौन सा टाइम, कौन सी आपके पास एक्टिविटी होती है जिसमें आपके पास टाइम होता है हर एक्टिविटी को जब आप जल्दी स्टार्ट करने के लिए, ये आपके पास फ्री स्लैक होता है। उसके बाद ये आपके पास क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपके पास स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन ये 1 से, तो 1 से आप जाएंगे 3 के ऊपर, एक ये वाला रास्ता है, उसके बाद दूसरा सेकंड रास्ता है 1 से 2 पे जाएं, 2 से 3 पे जाएं। तो अर्ली स्टार्ट टाइम ऑफ इवेंट 3 आपने बताना है कि इवेंट 3 के ऊपर आप अर्ली कब पहुंच सकते हैं, जल्द अज जल्द कब पहुंच सकते हैं। तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ से ये शार्ट रास्ता देखा जाता है कि आप इस रास्ते से जल्दी पहुँच सकते हैं, तो ये नहीं होता। हालांकि अर्ली स्टार्ट टाइम इसका कब कब होता है, आप 1 से 2 पे जाएंगे, 2 से 3 के ऊपर जाएंगे, तो 3 + 5 आपके पास आ जाएगा 8, ठीक है। तो आपके पास इसका अर्ली स्टार्ट टाइम इसका 8 आ जाएगा, अर्ली फिनिश टाइम भी इसका आपके पास 8 ही आएगा, ठीक है। 6 वाली गलती आप नहीं करनी, इसमें आंसर आपके पास 8 आता है, क्योंकि यहाँ पे इस एक्टिविटी में आपके पास 2 डेज आपके पास फ्री चले जाएंगे, ठीक है, जिसको हम फ्री फ्लोट बोलते हैं। तो 2 दिन फ्री फ्लोट में चले जाएंगे। आपके पास अर्ली स्टार्ट टाइम कब होता है कि आपके पास जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है ना, लॉन्गेस्ट पाथ को आपने यूज़ करके, बल्कि लॉन्गेस्ट नहीं, आपके पास जो होता है दूसरा रास्ता जिसको हम बोलते थे मिड में, इसके लिए कोई एक लफ्ज़ यूज़ करते थे, अब मेरी माइंड में नहीं आ रहा होता। तो उस बात के ऊपर आपने चल के ना इसका टाइम निकालना होता है। तो इसके लिए इसका ऑप्शन 8 वाला राइट आंसर बनेगा, 6 नहीं, इसका आंसर 8 आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे गलत लगा हुआ है, ये इसका 8 राइट आंसर है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मेरे मिड वाले पेपर में आया हुआ था, तो ये पूरी यहाँ पे पार्ट नहीं है, पूरा पार्ट होता तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता, ठीक है। उसके बाद इन अ प्रॉपर्टी ऑफ सिंपलेक्स मेथड दैट देयर ऑलवेज एग्जिस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है।
और उसके बाद इफ़ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम नीड्स फर्दर इंप्रूवमेंट, तो फर्दर इंप्रूवमेंट इसको किससे करते हैं, न्यू बेसिक वेरिएबल टू बी इंट्रोड्यूस एंड अदर बेसिक वेरिएबल, उसको हम लीव करवाते हैं। उसके बाद आपके पास एक कंस्ट्रेंट दी गई है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपके पास क्या चीज़ बनेगी, जब बेसिक फिजिबल और आर्टिफिशियल आपने ऐड करने हैं, तो आपने याद रखना है जब भी आपके पास लेस देन का साइन आएगा, लेस देन के साइन में आप क्या करेंगे, आप जस्ट स्लैक वेरिएबल को ऐड करेंगे, ठीक है। ग्रेटर देन का साइन आएगा तो ग्रेटर देन के साइन के लिए आप माइनस करेंगे एस को और ऐड करेंगे आप आर्टिफिशियल वेरिएबल को, जिसको यहाँ से इसने आर का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लेस देन का साइन है तो आपके पास जस्ट स्लैक वेरिएबल ऐड होगा, 3x1 प्लस 2x2 प्लस s1 आपके पास इक्वल आ जाएगा 18 के। ये वाली इक्वेशन आपके पास बनेगी। तो यहाँ पे देखिए सेम ये इक्वेशन आपके पास राइट आंसर है। उसके बाद इफ़ नो डैश वेरिएबल अपीयर इन द बेसिस एंड द ऑप्टिमलिटी कंडीशन आर सेटिस्फाइड देन द करंट सोल्यूशन विल बी ऑप्टिमल वन, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आर्टिफिशियल आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू 0 एंड नो आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर इन द बेसिक वेरिएबल, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 इफ़ द प्रॉब्लम हैज़ फिजिबल सोल्यूशन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 32 इफ़ द डीजेनरेसी अराइजेज इन द इनिशियल स्टेज विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, अगर आपके पास इनिशियल स्टेज में डीजेनरेसी आ जाती है तो उसको हम हमारे लिए क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए सी को रीड करते हैं, द टाई रेशियो इन ईच रो बाई टेकिंग राइट हैंड साइड ऑफ ईच रो एंड डिवाइडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बाय द कॉलम, तो आई थिंक इसका यही आंसर है, लेकिन मुझे ये कंफर्म नहीं है, इसको एक नज़र देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द बाउंडेड अनबाउंडेडनेस इज रिलेटेड टू, तो अनबाउंडेडनेस आपके पास क्या होती है, बोथ सोल्यूशन एंड स्पेस सब्जेक्टिव वैल्यूज़ के लिए। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 34 आपके पास गिवन है, टेबल गिवन है, तो दिस इज द इंडिकेटेड दैट, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, प्रॉब्लम हैज़ इनफिजिबल सोल्यूशन। उसके बाद 35 सेम वही क्वेश्चन है, इसमें इनफिजिबल सोल्यूशन है, तो इन दोनों में डिफरेंस देख लें। आपके पास इसमें जो आपके पास फर्स्ट रो आ रही है ना, अब सारे नेगेटिव या ज़ीरो वैल्यू आ रही हैं, लेकिन इसमें आपके पास पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही है, इसलिए आपके पास नॉन फिजिबल सोल्यूशन इनफिजिबल सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 36 है इन सिम्प्लेक्स मेथड इफ द कोफिशिएंट ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल x1 और z आपके पास जीरो होंगे तो देन इंडिकेटेड दैट z आपके पास डज नॉट चेंज, तो ये इसका राइट आंसर हो सकता है। उसके बाद आप प्राइमल कंस्ट्रेंट इक्वेशन प्रोड्यूस, तो ये आपके पास अनरिस्ट्रिक्टेड बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज स्पेशल केस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन विच द ट्रांसपोर्टेशन commodity from the source and destination in such a way that total transportation cost, तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कास्ट हमने मिनिमाइज करनी होती है, इसमें मिनिमाइज इसका राइट आंसर सी राइट आंसर बनता है। उसके बाद माइनर डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम इन्वॉल्व प्रोसेस दैट टेक्स in place multiple stages in such a way that each stage the process independent on strategy chosen such type, तो इनको हम क्या कहते हैं, डायनामिक प्रॉब्लम कहते हैं। उसके बाद कहते हैं इफ़ शॉर्टेज कास्ट इज इन्फिनिटी, देखें इन्फिनिटी का क्या मतलब है कि आप शॉर्टेज कास्ट बहुत ज़्यादा है, फिर हम क्या करेंगे, आप पर हम शॉर्टेज को अलाउ नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। इसके दो प्रीवियस पेपर देखे हैं, इनमें भी काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुई हैं, तो अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आई होप सो आपका जो पेपर होगा ना वो इन्हीं में से ही आ जाएगा। दो चार क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं जो कि मुझे कंफर्म नहीं थे, तो उनको कंफर्म कर लीजिएगा ताकि आप फुल मार्क्स ले सकें। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट एक लाजमी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।